सदियों से मैं संदूक में कैद था। आपने मुझे आजाद किया है, इसीलिए मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगा। अच्छा, कि क्या तुम इंसानों की इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ मेरे आका, आपको यकीन नहीं होता तो आप हुक्म करके देख लीजिए। तो ठीक है, मुझे बस इतना दे दो कि मैं फिर से गरीब और बेघर लोगों की मदद कर सकूं। बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। काका, इस बार तो बड़े ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अरे, हम तो सब ठीक ठाक झोपड़ी में अपना जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन गांव का बिरजू पता नहीं कैसे दिन काट रहा होगा। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया उसके साथ? क्या बताऊं काका, बेचारे की झोपड़ी की छत जगह 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 से टूट चुकी है। वहां से ठंडी हवा उसके घर में घुस जाती है, फिर भी बेचारा परिवार के साथ गुजारा कर रहा है। बेटा, ये तो सच में तकलीफ वाली बात है। हमें बिरजू के लिए कुछ करना होगा। लेकिन काका, हम क्या ही कर सकते हैं। बेटा, हम कल ही बांस और खजूर के पत्तों की मदद से उसकी नई छत तैयार करेंगे। कम से कम बिरजू सर्दी से तो बच पाएगा। हाँ काका, इस तरह से तो बिरजू की मदद हो सकती है। अगले दिन जगदीश की मदद से बिरजू की नई छत बन जाती है। वो बहुत खुश होता है। जगदीश की इस तरह की मदद से गांव वाले उसे सम्मान की नजर से देखने लगते हैं। अरे रामलाल भैया, सुना है बिरजू की झोपड़ी ठीक हो गई है। हाँ गोपाल, लेकिन ये सब केवल जगदीश काका की मदद से ही संभव हो पाया है। हाँ भैया, गांव भर में जहां भी कोई तकलीफ हुई है, वहां वहां जगदीश काका सबसे आगे खड़े रहे हैं। जगदीश काका किसी जरूरतमंद के लिए भगवान से कम नहीं है। उधर गांव का जमींदार रघुवीर इस बात से जलने लगा था कि गांव में जगदीश की बड़ाई होती है, क्योंकि लोग अब जमींदार से मदद लेना धीरे धीरे छोड़ रहे थे। हर जगह इस जगदीश की ही बात होती है। मेरे पास तो अब कोई आता ही नहीं है। जगदीश का तो गांव भर में अब नाम हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग मुझे छोटा समझने लगेंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। कुछ ऐसा जिससे जगदीश को गांव भर में बदनाम कर दिया जाए। इसी तरह समय बीतता है और रघुवीर की जलन बरकरार रहती है। कुछ महीनों बाद गांव में गणपति उत्सव का पर्व आने वाला था। इस दिन गणपति जी की मूर्ति को विशेष रूप से बिठाया जाता है। जगदीश काका, इस बार तो मूर्ति आप ही बिठाना। वैसे भी भगवान की मूर्ति उसी के हाथों में बैठनी चाहिए जो इस गांव के हर सदस्य की भलाई चाहता हो। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। हमारे गांव के जमींदार को ये काम शोभा देता है। इसी बीच जमींदार भी वहां पर पहुंच जाता है। नहीं जगदीश काका, इस बार तो आपको ही मूर्ति बिठानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा और सभी गांव वालों का दिल से निवेदन है। क्यों भाइयों, आप लोग क्या कहते हो? रामलाल भैया, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। हम सभी गांव वाले यही चाहते हैं कि जगदीश काका ही इस बार गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर भगवान की मूर्ति को बिठाएं। अरे, जमींदार जी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। जमींदार जी, देखो ना, ये गांव वाले तो अपनी जिद पर अड़ गए हैं। जमींदार गांव वालों की बातें सुनकर क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर दिखावा करते हुए बोलता है। अरे जगदीश काका, जब गांव वालों का एक ही मत है तो इसमें भला मैं क्या हस्तक्षेप कर सकता हूँ। जैसे गांव वालों की मर्जी है, मैं भी उसी में खुश हूँ। कुछ देर बाद रघुवीर अपने अंदर की जलन छिपाते हुए घर की तरफ लौट जाता है। फिर वो एक चाल चलता है और अपने आदमियों से कुछ कहता है। ध्यान से सुन मंगू, आज रात तुझे काम करना होगा।
जो मूर्ति गणेश उत्सव के दिन बिठाई जाने वाली है उसे तुझे जगदीश के घर के पास वाले कुएं में डालना होगा, ताकि सभी को लगे कि चोर जगदीश ही है। ठीक है मालिक, हम दोनों इस काम को इस तरह अंजाम देंगे कि किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, चांदनी हल्की थी। मंगू चुपके से मंदिर में घुसता है। मूर्ति तो भारी है, पर काम तो करना ही है। तू परेशान ना हो मंगू, मैं भी तेरी मदद करूंगा। दोनों चालाकी से मूर्ति को कुएं के पास ले जाते हैं और धीरे से कुएं में धक्का दे देते हैं। सुबह होते ही गांव भर में शोर मच जाता है। लोग मूर्ति को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तभी गोपाल बोलता है, अरे मूर्ति तो यहाँ तैर रही है, जल्दी आओ सब लोग। रघुवीर भी मौके पर आ जाता है। धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ जुट जाती है। ये कौन पापी हो सकता है जिसने हमारे भगवान के साथ ऐसा किया होगा? हाँ, हमें उस आदमी के बारे में पता लगाना होगा। एक बार वो हमें मिल जाए, हम उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे कि वो अगली बार इस तरह की हरकत करने से पहले लाख बार सोचेगा। अरे इसमें ज्यादा सोचने वाली क्या बात है? देखो ये कुआं किसके घर के पीछे है? जगदीश के। अब बताओ, अगर जगदीश ही चोरी करता तो मूर्ति छुपाने का सबसे आसान रास्ता यही है। और ये बात कौन नहीं जानता कि मूर्ति पूरी की पूरी सोने की बनी है। अरे हाँ, जमींदार जी ठीक कहते हैं, ये जगदीश ही चोर है। अरे सोचो तो सही, इतने सालों से जिसने गांव की मदद की, वो क्यों चोरी करेगा? हो सकता है किसी ने उन्हें फंसाया हो। देखो भैया, हमें और कुछ नहीं सुनना, जो हमें दिख रहा है ना, हम तो उसी को सच मानेंगे। हमें इस जगदीश को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, अब चोरी पकड़ी गई है, ऐसे आदमी को तो गांव में रहने का कोई हक नहीं है। गांव के सभी लोग रघुवीर का समर्थन करते हैं, जिसके चलते अगले दिन ही जगदीश को गांव छोड़ना पड़ता है। अब जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में जगदीश ने डेरा डाला। वो सुबह लकड़ी काट कर लाता, शाम को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन बाजार में लोग मुंह फेर लेते हैं। हे भगवान, लोग अब मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। अब तो मुझसे ना कोई लकड़ी खरीदता है, ना बात करता है। उस दिन की बदनामी जो जैसे मेरी परछाई बन गई है। कुछ देर बाद वो जंगल में जाकर एक जगह बैठ जाता है और सोचने लगता है। लगता है अब यही जंगल मेरा आखिरी ठिकाना है। बाकी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी। अब जगदीश मेहनत करके खुद की झोपड़ी बना लेता है। एक रात वो उदास होकर अपनी नई झोपड़ी के बाहर बैठा होता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कौन है भाई? इतनी रात गई, यहाँ पर कौन रो रहा है? अब जगदीश आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे एक संदूक दिखाई देता है। अजीब बात तो ये थी कि जैसे जैसे वो संदूक के पास जाता है, रोने की आवाज और गहरी होती जाती है। एक संदूक से किसी की रोने की आवाज, ये तो बड़ा विचित्र है। इसे खोल कर देखता हूं, तब शायद सच्चाई का पता लग जाए। फिर संदूक खुलते ही अचानक धुएं का गुबार उठता है और एक विशाल जिन प्रकट होता है। शुक्रिया मेरे आका। कौन हो तुम? सदियों से मैं संदूक में कैद था, आपने मुझे आजाद किया है, इसीलिए मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगा। अच्छा, कि क्या तुम इंसानों की इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ मेरे आका, आपको यकीन नहीं होता तो आप हुक्म करके देख लीजिए। तो ठीक है, मुझे बस इतना दे दो कि मैं फिर से गरीब और बेघर लोगों की मदद कर सकूं।
बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे आका, आपकी नेक दिली ने मुझे खुश कर दिया। अब मैं आपकी इच्छा अभी पूरी कर देता हूँ। अब जिन ने अपना हाथ जगदीश की झोपड़ी की तरफ घुमाया, फिर नीले रंग की एक तेज रोशनी निकलती है और अगले ही पल उसका घर अनाज से भर जाता है। अब जगदीश अंदर जाकर सब कुछ देखता है। मेरे आका, जब भी आप यहाँ से एक बोरी उठाएंगे, तुरंत नए अनाज की बोरी यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा आप इस संदूक पर हाथ रखकर जो चाहोगे वो सब आपको मिल जाएगा। हाँ। धीरे धीरे गोपाल और कुछ बेघर लोग काका की झोपड़ी के आसपास बस जाते हैं। काका रोज उन्हें खाना, कपड़े और जरूरत का सामान देते हैं। काका, हमें माफ कर दीजिए। उस समय हम सही गलत नहीं समझ पाए, लेकिन आज जब आपको फिर से गरीबों का भला करते देखा तो हमें अच्छे से पता चल गया कि चोरी किसी और नहीं की होगी। एक दिन रामलाल जंगल में मिलने आता है। काका, मैं तो कहता हूँ भलाई का रास्ता कभी बेकार नहीं जाता। आज देख लो, भगवान ने खुद आपके लिए रास्ता खोल दिया। रामलाल बेटा, ये सब उस ऊपर वाले की ही मर्जी है। मैं तो बस उसका काम कर रहा हूँ। गांव में धीरे धीरे खबर फैलती है कि जगदीश फिर से लोगों की मदद कर रहा है। कुछ लोग मिलने आते हैं, कुछ चुपचाप सामान ले जाते हैं, लेकिन अब जगदीश के चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई। फिर ये बात रघुवीर के कानों तक पहुंचती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्यों रे मंगू, क्या ये सच है कि जगदीश फिर से लोगों की नजरों में आने लगा है? जी मालिक, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। इसका साफ मतलब है कि आपकी पुरानी चाल पर पानी फिर गया। लेकिन मंगू, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इस जगदीश के पास इतना धन आता कहां से है? पता नहीं मालिक, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो फिर हम आज रात इस बारे में पता लगाएंगे। रात को रघुवीर और मंगू जगदीश की झोपड़ी के पास जाते हैं। वो खिड़की से देखते हैं कि जगदीश उस संदूक के पास खड़ा होकर सभी पुरानी बातें बता रहा होता है, जिनमें जिनका भी जिक्र था। अच्छा, तो ये बात है। अगर मैं संदूक को पा लूं, तो अपनी मर्जी से सब कुछ पा सकता हूं। हाँ, ऐसा ही होगा। मंगू, मेरी बात ध्यान से सुन। तू कल रात इस चोरी को अंजाम देगा, लेकिन याद रखना, मुंह पर कपड़ा जरूर बांध कर जाना, ताकि कोई तुझे पहचान न सके। नहीं तो तेरे साथ मैं भी लोगों के सामने आ जाऊंगा। अगले दिन मंगू बड़ी चालाकी से जगदीश की झोपड़ी में जाकर उस संदूक को खोलने लगता है। इसी बीच वो जिन भी बाहर निकल आता है। अब मंगू चोरी को अंजाम देकर बाहर निकलता है। उधर जिन अपनी शक्ति से आसपास के लोगों को नींद से जगा देता है। सभी लोग जाग जाओ, कोई चोर जगदीश काका के घर से चोरी करके भाग रहा है। अब सभी लोग चोर को पकड़ने के लिए मंगू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी मंगू लोगों को डराने के लिए मशाल हवा में लहराता है। पीछे हट जाओ सब, नहीं तो ये आग तुम पर ही बरसा दूंगा मैं। मंगू के हाथ से संदूक छूटकर नीचे गिर जाता है। उसे उठाने के लिए वो पीछे की तरफ बढ़ता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। नीचे गिरते ही मशाल संदूक पर गिर जाती है और तभी एक अजूबा होता है। वो जिन लोगों के सामने इंसान में बदलने लगता है। आज मेरा श्राप टूट गया है। अब मैं आजाद हूँ। लेकिन आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। उसे सुनकर आप जगदीश काका की जगह असली चोर को पहचान पाओगे। अब जिन वहाँ खड़े लोगों को जमींदार की सारी सच्चाई बता देता है। फिर गांव वाले हैरान परेशान होकर
एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो ये है असली सच। काका पर शक करके हमने बहुत बड़ा पाप किया है। सुबह होते ही सभी लोग एकजुट होकर जमींदार को बुलाते हैं और उससे अच्छी तरह प्रताड़ना करते हैं। इस तरह उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। आज से काका जगदीश हमारे गांव की शान है। आज से पहले हमारे गांव में कोई भी सरपंच नहीं था, लेकिन हम आज जगदीश काका को इस गांव का सरपंच बनाते हैं। बिल्कुल, अब जगदीश काका हमारे साथ सम्मान के साथ रहेंगे और गांव के लिए सरपंच का पद संभालेंगे। इस तरह एक बार फिर गांव में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। गांव वाले अब अपने पहले और नए सरपंच के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।